दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 24 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे तुर्की के आसमान में मची तबाही, लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, इसराइली डिफेंस मिनिस्टर हुआ ख्वार, नॉर्थ गजा में सेटलमेंट बनाने के ऐलान से डांट खाकर पलटा, अपने महबूब इसराइल को अमेरिका ने जो भेजे हथियार वो गिनती से हुए बाहर, पेंटागन की रिपोर्ट ने खोल दी पोल, क्या खतरनाक हथियारों की गजा में हुई थी टेस्टिंग, इसीलिए लिस्ट से रखा गया बाहर, बताएंगे हम। फिलिस्तीनी कैदियों की फांसी पर मनेगा जश्न, इसराइली मिनिस्टर बेन ग्विर ने फिर उगला जहर, अमेरिका और ईरान का न्यूक्लियर टकराव हुआ फिर से तेज, जीरो एनरिचमेंट पर वॉशिंगटन अड़ा, जून महीने जैसे बन रहे हालात, लेबनान से हुई एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग, मोसाद पर पड़ी पुराने केस की परछाई, और यमन में कैदियों की बड़ी अदला बदली, हुथीज और यमन की हुकूमत के बीच 3000 कैदियों की रिहाई पर रजामंदी बनी। शुरुआत करते हैं इस शो की। लीबिया से जुड़ी एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां लीबिया के टॉप मिलिट्री चीफ और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अल हद्दाद की तुर्की में हुए एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट जेट था जो अंकारा से तुर्की की दारुल हुकूमत से टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही क्रैश हो गया। प्लेन में अल हद्दाद के साथ 4 और सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स भी मौजूद थे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब अल हद्दाद तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर से मीटिंग करने के बाद वापस अपने मुल्क लीबिया लौट रहे थे। तुर्की के ऑफिशियल्स के मुताबिक टेक ऑफ के करीब 16 मिनट बाद प्लेन ने इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन इसके फौरन बाद प्लेन से कांटेक्ट टूट गया। अंकारा से करीब 74 किलोमीटर दूर हायमाना के इलाके में प्लेन का सिग्नल मिला था। वहीं तुर्की की मीडिया ने आसमान में जोरदार धमाके और आग की लपटों की तस्वीरें भी दिखाई हैं। तुर्की और त्रिपोली दोनों जगह से ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है कि इस हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ समेत सभी लोगों की मौत हो गई है और अब इस क्रैश की वजहों की जांच जारी है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने नॉर्थ गजा में सेटलमेंट बसाने का बड़ा ऐलान किया था, हमने आपको रात बताया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद बंदे की हवा निकल गई और बयान से उसे उल्टे पैर लौटना पड़ा। काट्स ने पहले कहा था कि इसराइल गजा में मौजूद रहेगा, गजा से कभी नहीं निकलेगा और नॉर्थ गजा में तो हम दोबारा सेटलमेंट बसाएंगे, यानी यहूदियों को वहां पर बसाएंगे गजा में। काट्स का ये ऐलान सीधे सीधे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन के खिलाफ था। दोनों ही कह चुके हैं कि रफ्तार रफ्तार ग्रेजुअली फौज वापस बाहर आएगी। ये बयान गजा में 2005 में खाली किए गए सेटलमेंट्स को फिर से बनाने की खुली हिमायत था, लेकिन मामला इतना गरमाया कि कुछ ही घंटों बाद ही काट्स के ऑफिस को सफाई जारी करनी पड़ी कि गजा में सेटलमेंट बसाने का कोई इरादा नहीं है और उनका बयान सिर्फ सिक्योरिटी के मामले से जुड़ा था। असल में बहुत ख्वार हुआ और बहुत डांट पड़ी, तगड़ी करके घुट्टी पिलाई गई इसे इसराइल काट्स को। इसके बावजूद अमेरिका ने काट्स पर नाराजगी जताई जब सफाई आ गई उसके बावजूद, और साफ कहा अमेरिका ने कि ऐसे उकसाने वाले बयान गजा पीस प्लान को आगे बढ़ाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने लताड़ लगाते हुए कहा कि इसराइल जितना ज्यादा उकसाएगा, अरब ममालिक उतना ही कम उसके साथ काम करने को तैयार होंगे। यानी काट्स का शेख चिल्लीपन इसराइल को ही भारी पड़ गया और उसे खुद ख्वार होकर अपने ऐलान से पीछे हटना पड़ा। अब एक अहम खबर है, इसे सुनिएगा और अंदाजे लगाइएगा। अमेरिका ने अपने महबूब इसराइल को इतने हथियार दिए हैं कि अब उनका हिसाब मिलना भी मुश्किल हो रहा है, या फिर जानबूझकर इन्हें हिसाब में लिखा ही नहीं गया, जिससे ये ना पता चल सके कि गजा में मचाए गए कत्लो गारत में 2 साल तक कौन कौन से हथियारों की टेस्टिंग हुई है। इसराइल की पैदाइश से लेकर अब तक अमेरिका उसको $200 बिलियन से ज्यादा के हथियार, मिलिट्री के सामान और इकोनॉमिक मदद दे चुका है उसकी पैदाइश से लेकर अब तक। लेकिन इसी सपोर्ट की हकीकत पर अब खुद पेंटागन की रिपोर्ट सवाल खड़े कर रही है। पेंटागन इंस्पेक्टर जनरल की ताज़ा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल को भेजी गई $13 बिलियन से ज्यादा की अमेरिकी मिलिट्री एड की सही तरीके से ट्रैकिंग ही नहीं हुई। पता ही नहीं है क्या भेज दिया गया है, भेजा जा रहा है। नवंबर 2024 तक हालात ये थे कि इनहैंस्ड मॉनिटरिंग के तहत आने वाले हथियारों में से सिर्फ 44% के ही रिकॉर्ड मौजूद थे।
जबकि जंग से पहले, गजा की जंग से पहले यही आंकड़ा 69% था। यानी इस बीच इतना बड़ा ड्रॉप आया 25% का कि पता ही नहीं कि उसमें कौन कौन से हथियार अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं। ये रिपोर्ट साफ दिखाती है कि एक तरफ अमेरिका कई दहाइयों से इसराइल को बेहिसाब हथियार और पैसा दे रहा है, और दूसरी तरफ उसी सप्लाई पर जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, और इसका नतीजा फ़लस्तीनियों पर जारी बेरोक टोक हमलों की शक्ल में सामने आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद मूवमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अल हिंदी ने साफ लहजे में ये कहा है कि इसराइल जानबूझकर गजा समझौते के दूसरे स्टेज को टाल रहा है और आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, जबकि रेजिस्टेंस पहले स्टेज की तमाम शर्तें पूरी कर चुका है। अल हिंदी ने दो टूक कहा कि हम अपने हथियार किसी भी सूरत में किसी को नहीं सौंपेंगे। यह हथियार किसी ऑर्गेनाइजेशन की मिल्कियत नहीं, बल्कि फ़लस्तीनी आवाम के हाथों में रहेंगे, और यही उनका हक है। इसराइल के कट्टरपंथी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-गविर ने एक बार फिर से अपनी जहनियत खुलकर दिखा दी है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक कल इसराइली पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी कैदियों को फांसी देने वाले ड्राफ्ट लॉ पर बहस हुई, और इस बहस के दौरान बेन-गविर ने बेशर्मी से दावा किया कि जिस दिन किसी फ़लस्तीनी कैदी को मौत की सज़ा सुनाई जाएगी, वो उस दिन जश्न मनाएगा और शराब पिएगा। जी, ये बयान सिर्फ नफरत भरी सोच नहीं, बल्कि खुली धमकी है, जहां इंसानी जान को सियासी तमाशा बनाया जा रहा है और सजा को सेलिब्रेशन में बदला जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर मुद्दे पर टेंशन एक बार फिर से अपने उरूज पर पहुंचती दिख रही है। ये बिल्कुल वैसा ही माहौल बनता जा रहा है जैसा जून में ईरान पर हमले से पहले था, यानी खतरा फिर से बढ़ रहा है। अमेरिका ने एक तरफ बातचीत का दरवाज़ा खुला रखने की बात कही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान को साफ अल्टीमेटम भी दे दिया है कि ईरानी ज़मीन पर किसी भी तरह का न्यूक्लियर एनरिचमेंट मंजूर नहीं होगा। ईरान कहता है हम तो एनरिचमेंट करेंगे अपनी बिजली बनाने के लिए, लोगों का इलाज करने के लिए। अमेरिका की डिप्टी स्पेशल एनवॉय फॉर मिडिल ईस्ट मॉर्गन ऑर्टेगस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ नई न्यूक्लियर डील पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शर्त वही है, डायरेक्ट और मीनिंगफुल टॉक्स। और डायरेक्ट और मीनिंगफुल टॉक्स का मतलब होता है हमारी शर्तें मानो। ऑर्टेगस का कहना था कि ट्रंप हुकूमत जीरो एनरिचमेंट पॉलिसी से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। ये बयान उन्होंने ईरान के यूएन एम्बेसडर अमीर सईद इरावानी के उस इल्ज़ाम के जवाब में दिया जिसमें ईरान ने कहा था कि अमेरिका फेयर नेगोशिएशंस नहीं चाहता और जिद पर अड़ा हुआ है। जाहिर है, साफ दिख रहा है, यानी बात बिल्कुल साफ है। अमेरिका बातचीत भी चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर, और ईरान के लिए ये शर्तें सबसे बड़ी रेड लाइन बनी हुई हैं। अगर दोनों अपनी शर्तों से और अपनी जिद से पीछे नहीं हटे तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने के इम्कान साफ साफ नजर आ रहे हैं। क्या आप पढ़ रहे हैं उन इम्कान को? क्या आप समझ रहे हैं? परसों खबर आई मिसाइल टेस्ट हुआ, कल कुछ लोगों ने डिनाई किया, लेकिन किसी भी ईरानी न्यूज़पेपर ने खबर नहीं छापी डिनाइल की अब तक, और ना ही कंडक्ट करने की छापी। इस सिनेरियो को समझिए, काम भी कर लिया, मैसेज भी दे दिया, और दूसरे सोर्सेस से डिनाई करवा दिया, खुद कुछ नहीं कहा, और फिर अमेरिका की तरफ से अल्टीमेटम। हालात जून वाले हैं। इसराइल पर एक पुराने दुश्मन को लेबनान से अगवा करने का इल्ज़ाम सामने आया है। ये दुश्मन बहुत अहम है क्योंकि इसकी फैमिली का नाम एक बहुत बड़े कांड से जुड़ा है, लेबनान और इसराइल के इतिहास से जुड़ा है। लंबा चौड़ा या पुराना इतिहास नहीं है, सुनिएगा। लेबनान में एक बार फिर इसराइल की मोसाद पर बड़ा इल्ज़ाम लगा है। लेबनानी जुडिशियल सोर्सेस के मुताबिक मोसाद पर शक है कि उसने एक रिटायर्ड लेबनानी सिक्योरिटी ऑफिशियल अहमद शुक्र को किडनैप कराया है। बताया जा रहा है कि अहमद शुक्र को ईस्ट बीका वैली में पहले बहला फुसला कर बुलाया गया और वहीं से उसे अगवा कर लिया गया। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इस ऑपरेशन में कम से कम 2 स्वीडिश नेशनल्स भी शामिल थे, यानी स्वीडन के 2 सिटीजन भी शामिल थे, जिनमें से एक लेबनानी मूल का है, और ये लोग रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेरूत के जरिए लेबनान में दाखिल हुए थे। सोर्सेस का कहना है कि किडनैपिंग से 2 दिन पहले कुछ सस्पिशियस, कुछ संदिग्ध लोग लेबनान आए और वारदात वाले दिन ही कुछ लोग मुल्क से बाहर भी निकल गए।
अब आता है इस स्टोरी का इंटरेस्टिंग एंगल। इस पूरे मामले को 1986 में गायब हुए इसराइली पायलट रॉन अराट से जोड़ा जा रहा है। ये किस्सा बहुत मशहूर है क्योंकि अहमद शुक्र के भाई के अमल मूवमेंट से जुड़े होने की बात की जा रही है, जिस पर उस वक्त इसराइली जहाज गिराने का इल्जाम था। अब लेबनान में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोसाद एक बार फिर दूसरे मुल्क की जमीन पर सीक्रेट ऑपरेशन चला रहा है। वैसे वो इसी काम के लिए मशहूर है। सवाल यह भी है कि क्या इस किडनैपिंग के पीछे भी वही पुराना अराट वाला केस वजह बना है। यमन में कैदियों की अदला बदली पर बड़ी पेशकदमी सामने आई है। यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट और हूथी ग्रुप की हुकूमत के बीच करीब 3000 कैदियों को रिहा करने पर रजामंदी बन गई है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक ये डील ओमान की कैपिटल मस्कट में करीब 2 हफ्ते चली बातचीत के बाद तय हुई, जहां यूएन की मीडिएशन में दोनों पार्टियां आमने सामने बैठी थीं। यूएन के यमन में स्पेशल एनवॉय हांस गुडबर्ग ने कहा कि इस प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट के तहत हजारों डिटेनीज को रिहा किया जाएगा जो एक मुद्दत से जेलों में बंद हैं। 2014 से जारी यमन की सिविल वॉर के बीच ये कदम जमीन पर टेंशन्स को कम करने की एक अहम कोशिश माना जा रहा है। इस शो में इतना ही। उम्मीद ये करते हैं कि साफ गोई से दी गई खबरें आपको पसंद आई होगी। यहाँ किसी को अगर आवाज़ हल्की आई हो तो माजरत, जोर लगाऊंगा तो जो ठंड का असर है वो खांसी में बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए सर।